हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दो तरीके के मेजरमेंट्स होते हैं। इकोनॉमिक मेजरमेंट्स होते हैं और सोशल मेजरमेंट्स होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक मेजरमेंट्स की बात की। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मेजरमेंट्स कि एक्चुअली जो इकोनॉमिक मेजरमेंट्स थे, जैसे नेशनल इनकम का मेजरमेंट और रियल पर कैपिटल इनकम या पर कैपिटल इनकम के दो मेजरमेंट्स हमने मेनली डिस्कस किए जो वाइडली यूज़ होते हैं। लेकिन उन दोनों ही मेजरमेंट्स में, क्योंकि केवल इकोनॉमिक पहलुओं की बात की गई थी, बहुत सारी कमियां देखने को मिली। तो ऐसे में हमें ज़रूरत थी बेटर इंडिसेस फॉर्म करने की, और उन बेटर इंडिसेस में जो कोशिश की गई वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को फॉर्म करने की। क्वालिटी ऑफ लाइफ से हम क्या समझते हैं कि किसी भी देश में रह रहे लोगों की लाइफ की क्वालिटी वहाँ पर कैसी है, वेलबींग उनकी कैसी है, क्या उनको ये बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो पा रही हैं या नहीं, इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, और वहाँ पर लोगों को पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिल पा रहे हैं या नहीं। तो इन सब इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए एक इंडेक्स जो कंस्ट्रक्ट किया गया उसको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कहते हैं। अब अलग अलग तरीके के हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्सेस फ्रेम करने की कोशिश की, लेकिन जो दो ब्रॉडली रेगुलर यूज़ में ज़्यादा फेमस जो इंडेक्सेस फ्रेम हुए वो था PQLI और HDI। PQLI मतलब, पहले हम PQLI की बात कर रहे हैं। PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये मॉरिस डी मॉरिस ने 1970s के एंड में फ्रेम किया था इंडेक्स। और इस इंडेक्स में उन्होंने तीन चीज़ों की बात की: लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी और लिटरेसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा क्या है कि कोई भी नया शिशु जो जन्म लेता है वो कितने साल तक जी पाएगा, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है। अगर उसके पास बेटर फैसिलिटीज़, बेटर न्यूट्रिशन अवेलेबल है तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सालों तक जी सकता है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी मतलब कि शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का क्या मतलब है कि जो बच्चा पैदा हुआ है 1 साल की उम्र अचीव करने तक, उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाएगी। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हर साल कैलकुलेट किया जाता है, और कितने बच्चों पर, 1000 बच्चों पर देखा जाता है कि 1000 बच्चों में से 1 साल की उम्र पूरी होने से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। फिर है तीसरा लिटरेसी। लिटरेसी को कैसे मेज़र कर रहे हैं हम यहाँ कि किसी देश में कितने नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन्स हैं, कितने टोटल पर्सन्स में से 100 पर्सन्स में से, उसको हम कह रहे हैं कि उतनी लिटरेसी रेट वहाँ पर अवेलेबल है। तो इसमें हम कौन सी पॉपुलेशन को लेते हैं? ऐसी पॉपुलेशन जो 15 ईयर्स से ऊपर है और जो रीड कर सकती है और राइट कर सकती है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया PQLI का, इसमें तीनों इंडेक्सेस दिए गए: लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी और बेसिक लिटरेसी। और ये बहुत ही सिंपल इंडेक्स बनाया गया, क्योंकि ये क्या है, सिंपली एवरेज किया गया। सिंपली एवरेज मतलब पहला इंडेक्स प्लस दूसरा इंडेक्स प्लस तीसरा इंडेक्स, उसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो PQLI को इन तीनों इंडेक्सेस की सिंपल एवरेज के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आती है वो इस चीज़ में कि ये जो तीनों इंडेक्सेस हैं, इन तीनों के मेजरमेंट्स अलग अलग पाए जाते हैं। क्योंकि अब इन तीनों जो इंडिसेस के मेजरमेंट्स अलग अलग हैं, तो ऐसे में PQLI को सिंपली एवरेज निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल इंडिकेटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम इनको नॉर्मल इंडिकेटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैक्सिमम वैल्यूज़ और मिनिमम वैल्यूज़ से हम क्या निकालेंगे? रेंज। रेंज कैसे निकलती है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब बेसिक लिटरेसी रेट को हमने मान लिया कि मिनिमम वैल्यू, कोई पर्सन अगर लिटरेट होगा तो 0 हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू हम नेचुरल जो अपर लिमिट है वो 100 मानकर चल रहे हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की यदि आप बात करेंगे तो कोई ऐसी नेचुरल रेट्स नहीं मिलती जिससे अपर और लोअर लिमिट्स फ्रेम की जा सकें, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकाली जा सकें। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, किसी भी कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो आपकी, वहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू मिलती है और मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उनको ले लेते हैं और उसी के बेसिस पर रेंज कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो PQLI के तीनों इंडेक्स हैं, इस तरीके से तीनों की रेंज हमारे पास आ जाती है, और इस रेंज की हेल्प से
हम एवरेज निकालते हैं, जिससे PQLI की वैल्यू हमारे पास आती है। अब ये PQLI इंडेक्स हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और इसके बेसिस पर हम किसी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन ये जो PQLI इंडेक्स है, इसमें कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ माइनस पॉइंट हैं। उनकी बात करते हैं। इवेल्युएशन ऑफ PQLI, पहले हम प्लस की बात करेंगे। सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, बहुत ही इजी है ये इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि सिंपली एवरेज करके निकाला गया है। इसको कोई भी बंदा आसानी से निकाल सकता है, समझ सकता है। दूसरा कि कंसंट्रेट करता है रिजल्ट्स पर। इसका मेन जो फोकस है वो किस चीज़ पर है? रिजल्ट्स पर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिजल्ट्स की बात करता है ये, कि कितनी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, बजाय कि इनडायरेक्ट मेजर्स पर फोकस करने के, कि हम ये काउंट करते रहें कि कितनी कैलोरीज किसी ने ली, कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कितनी पर कैपिटल इनकम हमारे पास है, कितने स्कूल्स हमारे पास हैं। इस तरीके से बहुत सारे वेरियस डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे और इन सब चीज़ों को हमें कैलकुलेट करना बहुत ही टफ होगा। जबकि हम डायरेक्ट मेजर्स को, ये जैसे लिटरेसी रेट है, मॉर्टेलिटी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा है जनरली एक्सेप्टेड डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी ये जो आपका PQLI का इंडेक्स कंस्ट्रक्ट हुआ है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और इसके बेसिस पर आप कंपैरिजन भी इजीली कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का, कि कहाँ कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलती है। शॉर्टकमिंग्स की यदि आप बात करते हैं तो ओनली आप कह सकते हैं कि 2 हेल्थ इंडिकेटर्स को यूटिलाइज़ किया गया है इसको फ्रेम करने में। केवल लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी को लिया गया है, और ये दोनों भी कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं। फिर इक्वल वेट, यानी कि PQLI में नॉर्मल एवरेज से निकाला जाता है तो तीनों इंडिकेटर्स को 1/3 वेट दिया जाता है, जबकि हो सकता है कोई चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और कोई चीज़ कम इम्पॉर्टेंट हो। एग्रीगेट इन नेचर, एग्रीगेट है ये इंडेक्स नेचर में, यानी किसी भी कंट्री की टोटलिटी में बात करता है कि वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी या लिटरेसी का क्या सिनेरियो है। जबकि ब्रेकअप्स निकालने इस इंडेक्स के थ्रू मुश्किल हैं, कि रूरल अर्बन ब्रेक की बात नहीं करता। रूरल रीजन्स है जो वहाँ क्या सिनेरियो है, अर्बन रीजन्स में क्या सिनेरियो है। तो एग्रीगेट मेज़र है जिसको डिसएग्रीगेट लेवल पर नहीं अप्लाई किया जा सकता। और कुछ लिमिटेड इंडिकेटर्स हैं, 2 इंडिकेटर्स पर ज़्यादा एम्फासिस दिया गया है, जैसे लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ की डायमेंशंस की यदि आप बात करें, और नॉलेज यानी कि स्कूलिंग पर फोकस किया गया है केवल। और इसके अलावा इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, बहुत सारे और मेजरमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे और पहलू हो सकते हैं, डायमेंशंस हो सकते हैं जिन पर इस इंडेक्स में किसी तरह की कोई बात नहीं की जाती, जिनको इग्नोर कर दिया जाता है। इसी के साथ जो अगला इम्पॉर्टेंट इंडेक्स इस श्रेणी में फ्रेम किया गया वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, और 1990s में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी पहली, वहाँ इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट का पहले तो हमें समझने की ये ज़रूरत है कि किस चीज़ को आप ह्यूमन डेवलपमेंट कहेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट एक्चुअली एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? जहाँ पर हम लोगों की वेलबीइंग को, उनकी चॉइसेस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा वाइडन कर सकते हैं। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड पहले से बेहतर हो, लोगों के पास ज़्यादा चॉइसेस हों, तो आप कहेंगे कि वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर हो रहा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट केवल इनकम की बात नहीं करता, बल्कि इन एग्रीगेट चॉइसेस और वेलफेयर की बात करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट में बाकी सारी चॉइसेस आती हैं, जैसे एजुकेशन, लिटरेसी, हेल्थ, पॉलिटिकल फ्रीडम कितनी है, एनवायरनमेंट कैसा है, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट्स की बात की जाती है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात की जाती है, और डिसीजन मेकिंग की बात की जाती है। तो मेन प्रोपोजिशंस क्या हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की? पहली चीज़ है कि सेंटर स्टेज।
देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट किसी भी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ के लोगों और वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखने के लिए यदि आप बात करें तो सेंट्रल पहलू है। दूसरा, एंड ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, हर एक्टिविटी जो किसी नेशन, किसी कंट्री में कंडक्ट हो रही है, उसका एंड मोटिव क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट करना। ऑल चॉइसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट किसकी बात करता है? चॉइसेस की। और कैसी चॉइसेस? हर तरीके की चॉइसेस, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट हर तरीके के एस्पेक्ट की बात करता है, उसे कवर करता है। इनकम से रिलेटेड इकोनॉमिक पहलू भी आ गया, सोशल पहलू भी आ गया, कल्चरल पहलू भी आ गया, और पॉलिटिकल पहलू भी आ गया। इक्विटी, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट किसकी बात करता है? कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी, इसी के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट में सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस किया गया है। यानी कि हम केवल प्रेजेंट जनरेशन्स की बात नहीं करते, बल्कि हम फ्यूचर जनरेशन्स की भी बात करते हैं कि फ्यूचर जनरेशन्स जो आपकी हैं उनको भी अपने सर्वाइवल और लाइवलीहुड के लिए जितने रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से मिल पाएँ, और आज की जनरेशन्स इस तरीके से अपने डेवलपमेंट और प्रोग्रेस करें कि आने वाले जनरेशन्स के लिए उन रिसोर्सेज को वो सेव करके चल सकें। ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, ह्यूमन डेवलपमेंट किस चीज़ से कंसर्न्ड है? कि वो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड करना चाहता है, और ये कैपेबिलिटीज़ पूरी तरह से डेवलप की जाएं, इनकी बात करता है। अब हम बात करते हैं कि इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 चीज़ों पर मेनली फोकस किया गया। पहली चीज़ थी कि लॉन्गेटिविटी पर फोकस किया गया, कि कोई भी बंदा जिसने जन्म लिया है वो कितने साल तक जिएगा। फिर फोकस किया गया एजुकेशनल अटेनमेंट पर। एजुकेशनल अटेनमेंट मतलब कि 2 चीज़ें हैं इसमें, आपके अडल्ट लिटरेसी रेट, यानी कि कोई भी बंदा जो 15 साल से ऊपर है वो पढ़ लिख सके। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो यानी मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कैसे निकाली जाती है? प्राइमरी स्कूल में जिनका इनरोलमेंट हो रखा है, सेकेंडरी स्कूल में या हायर एजुकेशन में जिनका इनरोलमेंट हो रखा है, उन सबको काउंट करके इसको निकाला जाता है। यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो क्या है? रेफर करती है किस रेशो को? बिटवीन टोटल स्टूडेंट्स इनरोल्ड, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, प्राइमरी, सेकेंडरी या टेरिटरी एजुकेशन में, तो कितने इनरोल्ड हैं, और टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, तो टोटल पॉपुलेशन में से कितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ इनरोल्ड हैं वो आपकी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो कहलाती है। अब तीसरा पहलू भी इसमें जो हमने शामिल किया वो क्या था? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप बात करते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटल ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे देख रहे हैं आप? इकोनॉमिक इंडिकेटर से देख रहे हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यानी एक नेशन के अंदर कितनी चीज़ों का एक साल में ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है, उनकी क्या वैल्यू है, उसकी बात करते हैं। लेकिन पर कैपिटल लेवल पर बात करेंगे और परचेजिंग पावर पैरिटी में बात करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट करेंसीज पाई जाती हैं और हर एक करेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है। तो ऐसे में डिफरेंट कंट्रीज़ का यदि हमें डेवलपमेंट कंपेयर करना है तो डिफरेंट करेंसीज़ में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम सब करेंसीज़ की वैल्यू किस में कैलकुलेट करते हैं? परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि उस करेंसी से आप कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो पहला लॉन्गेटिविटी, दूसरा नॉलेज या एजुकेशनल अटेनमेंट की बात की गई, और तीसरा किस चीज़ की बात की गई? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। एक डोमेस्टिक कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी क्या वैल्यू है परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। ये हमने 3 इंडिकेटर्स लिए। लेकिन 2010 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई उसमें तीनों इंडिकेटर्स में थोड़ा चेंज कर दिया गया। क्या चेंज किया गया? पहली चीज़ लॉन्ग और हेल्थी लाइफ की बात की गई। जहां आप यहाँ पर बात कर रहे थे पहले लॉन्गेटिविटी की, कोई भी न्यू बॉर्न कितने साल तक जिएगा, यहाँ पर आप क्या बात करते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैलकुलेट करते हैं कि कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी बर्थ पर, यानी कितनी लंबी लाइफ होगी। तो लॉन्गेटिविटी की सेम बात जो यहाँ पर की गई थी वही बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। दूसरा नॉलेज। नॉलेज को हम पहले कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? अडल्ट लिटरेसी रेट देख रहे थे और साथ में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो देख रहे थे। तो अब हम यहाँ पर दूसरा जो पहलू लेके चले नॉलेज की, उसमें हमने क्या किया? वही
मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देखी, यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो देखी, लेकिन इसमें अडल्ट लिटरेसी रेट की जगह हमने किस चीज़ को शामिल किया, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि एक्चुअल में कितनी ईयर ऑफ स्कूलिंग एग्जिस्ट कर रही है और एक्सपेक्टेड कितना है कि कितने ईयर ऑफ स्कूलिंग और अचीव की जा सकती है इस पॉपुलेशन के थ्रू। तो एक्सेस ऑफ नॉलेज को हमने यहाँ इन दोनों इंडिकेटर्स को लेकर कैलकुलेट किया। तीसरा हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पहले हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे थे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम फोकस कर रहे थे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटल पर परचेजिंग पावर पैरिटी पे। अब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बजाय एक ब्रॉड इंडिकेटर यानी ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करते हैं, पर कैपिटल ही निकाल रहे हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी पर ही निकाल रहे हैं, यानी कि सारी करेंसीज को परचेजिंग पावर की कैपेसिटी के हिसाब से यूएस डॉलर के इक्वल रखकर ये देखा गया है कि उस देश की कंट्री से कितनी उस देश की जो कंट्री की जो करेंसी है उससे कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, ताकि कंपैरिजन को स्टैंडर्डाइज किया जा सके और जितने भी देश हैं उन सब की इनकम को कंपेयर किया जा सके परचेजिंग पावर की टर्म्स में। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल प्रोडक्ट की, यानी कि अब हम विद इन कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि अब हम बात कर रहे हैं एक कंट्री के रेजिडेंट्स के द्वारा एक साल में जितनी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, चाहे वो देश के अंदर हो रहा हो चाहे वो देश के बाहर हो रहा हो। तो अब हमने ग्रॉस नेशनल इनकम की बात की परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में। अब ये जो तीनों इंडेसेस थे, अब तीनों इंडेसेस के साथ हमने क्या निकालना था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक इंडेक्स कैलकुलेट करना था। जैसा कि हमने पिछली बार पीक्यूएलआई इंडेक्स में बात की कि तीनों इंडेसेस अलग अलग हैं और इन तीनों इंडेसेस से हम एक इंडेक्स को मेज़र करना चाहते हैं, उसमें हमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि तीनों इंडेसेस को मेज़र करने के तरीके अलग अलग हैं, यूनिट्स अलग अलग हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ा था, नॉर्मलाइज करना पड़ा था उन्हें। नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करके पीक्यूएलआई के लिए हमने किया था वहाँ पर, और वहाँ रेंज कैलकुलेट की थी। जब हम एचडीआई की बात करेंगे तो एचडीआई में हम इस चीज़ को कैसे नॉर्मलाइज करेंगे, पहला दूसरा तीसरा तीनों इंडेक्स कैलकुलेट करने हैं। तीनों इंडेक्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकाल ली जाएंगी, कोई हम ले लेंगे और एक्चुअल वैल्यू जो उस कंट्री में है उसमें से मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे। सारी कंट्रीज़ और हिस्टोरिकल और करंट एक्सपीरियंस के आधार पर जो मैक्सिमम वैल्यूज़ डिसाइड की गई हैं, जो मिनिमम वैल्यूज़ डिसाइड की गई हैं, उससे हम डिवाइड कर देंगे। इससे हमारे पास क्या आएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स आएगा, एजुकेशनल इंडेक्स आएगा और इनकम इंडेक्स आएगा। इस तरीके से हम तीनों इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कॉम्पोनेंट हैं किस चीज़ का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालना है जो कि तीनों इंडेक्सेस से निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर लिया गया है तीनों इंडेक्सेस का, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स भी आ गया, एजुकेशनल इंडेक्स भी आ गया और इनकम इंडेक्स भी आ गया। बाकी थोड़ी और ज़्यादा डिटेल में हम एचडीआई के बारे में जब हम ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट और की बात करेंगे तो हम बाद में इस के बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। अब बात आती है कि हमने 4 मेन इंडेक्सेस को यहाँ पर डिस्कस किया है। 2 मेनली केवल इकोनॉमिक आधार पर थे, जो नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम। फिर 2 पहलू आपके बात करते हैं मिक्स्ड आधार पर, जिसमें आपके सोशल भी इंडिसेस लिए गए हैं, जैसे पीक्यूएलआई और एचडीआई की हमने बात की। तो अब हमें देखना है कि बेस्ट मेज़र ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन सा है। यदि हम डिफरेंट कंट्रीज़ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करना चाहें तो कौन सा मेज़र आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। देखिए, इस चीज़ को लेकर कोई भी एक मत एग्जिस्ट नहीं करता, कोई किसी मेज़रमेंट को बेहतर बताता है, कोई किसी मेज़रमेंट को बेहतर बताता है। कोई भी मेज़रमेंट बेहतर हो सकता है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे मेज़र करना चाह रहे हैं। यदि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को केवल इकोनॉमिक टर्म्स में ही मेज़र करना चाहते हैं तो नेशनल इनकम बेहतर मेज़रमेंट हो सकता है। यदि हम फिर
नेशनल इनकम की बजाय बात करें कि पर कैपिटल इनकम, तो वो भी एक बेहतर इंडेक्स आपके यहाँ पर किसी भी देश के इकोनॉमिक पहलू को डिस्कस करने के लिए। लेकिन जब आप सोशल पहलू की बात करते हैं और सोसाइटी के रूप से देखना चाहते हैं कि कोई देश इकोनॉमिकली डेवलप है या नहीं, तो PQLI अपने आप में एक ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मेज़र हो सकता है। HDI ऐसा मेज़र है जो इकोनॉमिक और सोशल दोनों ही पहलुओं को लेकर कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो आजकल हम HDI से ह्यूमन डेवलपमेंट को कैलकुलेट करते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर स्तर पर बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा मेज़र ज़्यादा अच्छा है। डिपेंड करेगा वो आपका कि किस तरीके के ऑब्जेक्टिव के साथ आप ये देखना चाहते हैं कि कोई कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप हो रही है या नहीं हो रही। आप इकोनॉमिक पहलू को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं या आप सोशल पहलू को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, या आप सारे पहलुओं को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। फिर बात है कि डिफ़िकल्टी आती है, किस चीज़ में डिफ़िकल्टी आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने में। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा दिक्कत है। क्यों दिक्कत है कि लैक ऑफ एक्यूरेट इंडेक्स ऑफ मेज़रमेंट, यानी कि हमारे पास कोई भी एक स्टैंडर्डाइज्ड इंडेक्स नहीं मिलता मेज़रमेंट के लिए, जो जिससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र कर सकें, जो आइडियल इंडेक्स हो और जो सारे पहलुओं को लेकर चलता हो, जिस पर सारी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं एकमत हों। दूसरा, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स पर को तो ज़्यादातर काउंट किया जाता है कि नेशनल इनकम कितनी बढ़ रही है, पर कैपिटल इनकम कितनी बढ़ रही है। इन चीज़ों पर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ज़्यादा फोकस करती हैं, बजाय कि सोशल पॉलिटिकल राइट्स लोगों को मिल रहे हैं या नहीं। क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर पाएँ, वो अपनी नेशनल को इनकम को इंक्रीज़ कर पाएँ, तभी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में फ़र्दर बात कर सकती हैं। डिफ़िकल्टीज़ इन इंटरनेशनल कंपैरिजन, इंटरनेशनल कंपैरिजन में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कोई एक इंडेक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नहीं है जिसके बेसिस पर आप डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकें और जिसके बेसिस पर रिजल्ट्स निकाले जा सकें कि कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप है। स्पेशली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस तरह के स्टैंडर्डाइज्ड इंडेक्सेस जो है वो मौजूद नहीं हैं, या मौजूद हैं तो उनको कैलकुलेट करने के लिए डाटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। फिर है कंट्रोवर्सी ओवर नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम। नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम को लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज एग्जिस्ट करती हैं। बहुत से लोग नेशनल इनकम को बेटर मेजरमेंट मानते हैं, जबकि बहुत से लोग पर कैपिटल इनकम को ज़्यादा बेटर मेजरमेंट मानते हैं। दोनों ही मेजरमेंट एक्चुअली इकोनॉमिक रूप से जब आप बात करते हैं तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को देखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है इस पर लोग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक मत नहीं हो पा रहे हैं। फिर प्रॉब्लम किस चीज़ में है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मेजरमेंट में प्रॉब्लम है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि जहाँ आप बात करते हैं, एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता है प्राइजेस पर, और डिफरेंट कंट्रीज़ में इनकम हो सकता है सेम हो लेकिन प्राइस लेवल अलग अलग हो, तो सेम इनकम के साथ भी लोग उतनी चीज़ें नहीं परचेज़ कर पाएंगे ड्यू टू डिफरेंट प्राइसेस। इसीलिए अलग अलग कंट्रीज़ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग मिलेगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, डिफ़िकल्टीज़ कंसर्निंग स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में पाई जाती हैं। जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, पर कैपिटल इनकम की, या डिफरेंट वेरिएबल्स की, तो उनसे रिलेटेड जो डाटा है वो इन कंट्रीज़ में कैलकुलेट करना और गैदर करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स एग्जिस्ट करते हैं।